फंडामेंटल conference will now be recorded. फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में फुल फ्लैश सक्सेसफुली काम करना है तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस हमें ट्रेडिंग के लिए हेल्प करता है और फंडामेंटल एनालिसिस हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए तो यूज होता ही है। और एक बात है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों नॉलेज रहेंगे तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस और इंट्राडे कुछ भी संबंध नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए ऐसा नहीं। इंट्राडे के लिए आपको बस ओनली टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली जो भी कंपनी होता है, कंपनी होगी, उसके फंडामेंटल हमें मालूम होना चाहिए। तो फंडामेंटल्स में क्या क्या आते हैं तो वो अभी ये एक्सेल शीट में मैंने दिखाया। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो आप सभी लोगों को मालूम टर्म्स, एटलीस्ट टर्म्स तो मालूम होगा। ब्रांड नेम ऑफ कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर, मार्केट शेयर और नेक्स्ट बैलेंस शीट। अभी पूरा बैलेंस शीट हमें मालूम नहीं होना चाहिए। मालूम हो मतलब पूरा बैलेंस शीट मालूम होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में के 7 पॉइंट, ये जो है ये 7 पॉइंट कंपलसरी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी के जो शेयर्स रहते उसका बेसिक वैल्यू, टोटल शेयर्स कितना है, मार्केट क्या क्या है, रिजर्व फंड क्या है, ये हम देखने वाले हैं। और थर्ड पार्ट, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड यील्ड, ये हम सब इन्वेस्टर लोगों को बहुत क्या बोलते हैं, खुशी होते हैं ये सुनने के बाद। वो ये पार्ट है, थर्ड पार्ट। और फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ईपीएस और पीई रेशियो। जो भी शेयर्स जिस प्राइस पे हम बाय करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं वो प्राइस कॉस्टली है या चीप है, ये हमें पी रेशियो से मालूम होता है। जैसे थर्मामीटर हमारे जीभ के इधर रखने के बाद पूरे बॉडी का टेम्परेचर हमें मालूम होता है, वैसे ही पी रेशियो से हमें कंपनी का शेयर का प्राइस चीप है या कॉस्टली है। पूरा मार्केट, अगर हमने निफ्टी का पी देखा तो हमें पूरा मार्केट का सिनारियो समझ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी रेशियो, ये हम देखने वाले। तो अभी बैलेंस शीट, ऑलरेडी बैलेंस शीट सबको ये वर्ड मालूम होगा, करेक्ट? बैलेंस शीट नाम सुना है कीर्ति मैडम, प्रमोद जी? फाइनल केलेत मी बॅलन्स शीट. ओके, ठीक है। ओके. तो ये 2 दिन, आज का और कल का 2 दिन का सेशन बहुत ही इजी है। थोड़ा बहुत ये पी रेशियो और रिजर्व फंड ये थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है,
इजी नहीं है, थोड़ा समझाना मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, बाकी बहुत इजी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। हाँ, ब्रांड नेम ऑफ कंपनी। अभी मैं आपके पास दो तीन कंपनी के नाम लिखता हूं और आप मुझे बताइए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन से कंपनी में करोगे। कोणी बोलत नाहीये का आवाज येत नाहीये? सर आवाज नहीं येतोय नहीं, ना? हाँ येतोय ना आवाज, हाँ हाँ मी हाँ लिहितोय। हाँ, हाँ हाँ। टोटल 4 कंपनी के नाम मैंने लिखे हैं, तो आप मुझे बताइए कीर्ति मैडम, आप आपको दो कंपनी सिलेक्ट करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो कौन से कंपनी में करोगे। मैं पहला करूंगी रिलायंस में सर। और दूसरा। दूसरा टाटा मोटर्स। प्राची मैडम। वही सेम सर, टाटा मोटर और रिलायंस। रंजना मैडम। सेम। प्रमोद जी। सेम सर, टाटा मोटर्स, रिलायंस। अभी फोर्स मोटर और थर्मैक्स, इसमें आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं, कुछ तो रीजन बताइए, एक जन, कोई तो एक जन बताइए। रिलायंस डेली डे टू डे लाइफ में वो आगे जा रहा है ना सर। हाँ, और टाटा मोटर्स की अभी ब्रांड। ब्रांड है, वो टाटा मोटर्स एंड रिलायंस दोनों ब्रांड है ना सर वो। सर सर एक और ऐड करने के लिए, थर्मैक्स का तो ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्री में उसका है, मतलब हाँ। वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनी है। टाटा मोटर के तो हर छोटे से छोटे व्हीकल से लेके सबसे महंगा मोटर भी वो बनाता है, तो उसका रीच ज्यादा है लोगों में। और सेम रिलायंस को भी वैसा ही है, अभी की डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट, अभी कीर्ति मैडम ने एक वर्ड यूज किया, ब्रांड नेम। अभी आपको मैंने बताया ब्रांड नेम किसका, क्या बोलते हैं, वजनदार है, फोर्स मोटर या टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। थर्मैक्स या रिलायंस। रिलायंस। वही मेन फैक्टर है। पहला जो पॉइंट है ब्रांड नेम ऑफ कंपनी, तो कंपनी का नाम या उसका ब्रांड फेमस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी। प्रोमोटर्स यानी क्या, बताइए। प्रोमोटर्स, इस शब्द का अर्थ क्या है, रंजना मैडम बता सकते हैं। सर जो एखाद्या कंपनीला, एक मिनट प्रमोद, बोलिए हाँ जो रंजना मैडम। एंडोर्स करते हैं कंपनी को, जो हाँ, उसकी प्रमोशन कर, जो कंपनी को एंडोर्स करते हैं। ओके, और कुछ बोला प्रमोद जी। सर इंट्रोड्यूस करणारा प्रमोटर। करेक्ट, करेक्ट रंजना मैडम, यानी कि जो कंपनी फाउंडर होते हैं उन्हें प्रमोटर कहते हैं। आपको याद होगा, जब मैं इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने बताया था, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंपनी, कंपनी नहीं फर्म कहते हैं उसे, फर्म जो स्टार्ट करते हैं उसे प्रोप्राइटर या पार्टनर्स कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो फाउंडर जो लोग रहते हैं उन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं, और वही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी रहती है और जिन्होंने स्टार्ट किया है या फाउंडर है उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। क्लियर है। तो अभी आप किस प्रमोटर के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। रतन टाटा।
लीला पूनावाला, अरुण फिरोदिया। बताइए कौन सा नाम मालूम है आपको? रतन तिन्ही टाटा। नावं माहिती आहेत, तिन्ही नावं माहिती आहेत. प्रमोद सर, तुम्ही पुण्यात राहता म्हणून तुम्हाला माहिती आहे. 2 मिनिटं ओके थांबा जरा फक्त. बरं मला सांगा प्रमोदजी, लीला पूनावाला म्हणजे कोण? सर, लीला पुनावाला म्हणजे आपले ह्याचे थर्मॅक्स, नाही नाही नाही. सॉरी सॉरी, अल्फा अल्फा लावल, हा सर फायझर ना, फायझर आहे ना बहुतेक. अल्फा लावल, नाही, अल्फा लेवल ग्रुप. अल्फा लावल. नाही हे ती कोविड मध्ये सॉरी, त्यांनी वॅक्सिन बनवली ना, तीच कंपनी आहे सांगतो ना पुनावाला. सांगतो 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 ती वेगळी. ते रियाज पूनावाला काहीतरी नाव आहे त्यांचं. अच्छा अच्छा. ऍक्च्युली प्रमोदजी तुमचं पण चुकलेलं आहे. लीला पूनावाला जी आहे, लीला पूनावाला मैडम, ये अल्फा लेवल में मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थी, और वो भी कब 94 या 95 में। उसके करेक्ट. बाद में उसके बाद में आज उनका बायोकॉन ग्रुप है, शायद कीर्ति मैडम को मालूम होगा। बेंगलोर में बड़ा फैक्ट्री है वो, और बायोकॉन ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप है फार्मास्यूटिकल में, उनके वो प्रमोटर है। कुलकर्णी सर, कुलकर्णी सर, हाँ, ते फ्लॉवरचं पण ह्यांचंच आहे का, कुठलं जे फ्लॉवर? एक्सपोर्ट करतात? नाही रोज नाही रोज. नाही, आयडिया नाही मला आयडिया नाही. तर थोडक्यात सांगायचं काय, अल्फा लेवल मध्ये प्रमोटर नव्हते. आता प्रमोटर जे आहे ते बायोकॉन ग्रुपचे प्रमोटर्स आहेत. रंजना मैडम, समझ में आया प्रमोटर? हाँ जी। तो प्रमोटर्स भी, हम जिस कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा प्रॉपर प्रमोटर, फेमस प्रमोटर के कंपनी में होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट। कीर्ति मैडम, समझ में आया प्रमोटर का पॉइंट? हाँ सर, हाँ। और सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मतलब क्लास चालू होने के बाद अब तुरंत आपका जो कॉल रहता है ना, वो डू नॉट डिस्टर्ब में ऑन ऑन करके रखिए। क्या होता है, आप आपको अगर क्लास चालू होने वक्त फोन आ गया, आप फोन उठाओगे तो आपका मतलब आपको कुछ सुनाई नहीं देगा क्लास में क्या चल रहा है। करेक्ट कीर्ति मैडम? सर हाँ। तो फोन मत उठाइए, डू नॉट डिस्टर्ब, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रखिए बस। प्रमोद जी। ओके सर। हाँ हो सर. हाँ। तर थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, यह हमें पता होना चाहिए, यह हमें मालूम होना चाहिए। अभी टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीसीएस, अभी टाटा मोटर्स क्या करता है प्रोडक्ट? पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग। बजाज ऑटो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, 3 व्हीलर में रिक्शा और टेम्पो। टीसीएस सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। तो हमें एटलीस्ट कंपनी कौन से सेक्टर में है, क्या बनाती है, वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर यानी क्या? प्राची मैडम, आप बता सकते हैं ये 4th 5th पॉइंट?
मतलब अगर टोटल मार्केट 100% होगा किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो कैसे डोमिनेट कर रहा है? जैसे टाटा मोटर्स का शायद मार्केट शेयर 15% है, मतलब अगर 100 गाड़ियां दौड़ रही है तो 15 गाड़ियां टाटा मोटर की होगी। करेक्ट। तो आज के डेट में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, ये सभी पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं। प्लस टाटा मोटर्स और महिंद्रा कमर्शियल यानी ट्रक भी बनाते हैं। ठीक है। मारुति और हुंडई ओनली पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं। पैसेंजर व्हीकल में भी हम अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो टॉप में 42% मार्केट शेयर मारुति का है, टाटा मोटर्स 17%, हुंडई 17%, M&M 18%। ये M&M जो है सेकंड नंबर पे है आज के डेट में, लेकिन लास्ट 2 मंथ से महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 2 पे आया है और टाटा मोटर्स नंबर 3 पे है, और हुंडई जो नंबर 2 पे था वो अभी लास्ट 2 मंथ से फोर्थ वन पोजीशन पे आ गया है। मारुति नंबर 1 पे है। तो जैसे मैडम ने बताया, अगर 100 गाड़ियां अगर हर महीने सेल होता है तो उसमें से 42 गाड़ियां मारुति के हैं, 17 टाटा मोटर्स, हुंडई 17 गाड़ियां हैं, M&M 18 गाड़ियां हैं। तो मार्केट में उनका शेयर नंबर 1 होना चाहिए, प्लस कंपनी का फ्यूचर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एज ए मार्केट शेयर आज मारुति नंबर 1 पे है, लेकिन फ्यूचर अगर देखोगे तो आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे मैडम, रंजना मैडम? जिसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा। वो तो बता दिया मारुति, तो मारुति में इन्वेस्टमेंट करोगे हाँ। और आगे का फ्यूचर मालूम है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और उसके बेसिस पे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई कहाँ है आज के डेट में वो आपको जो पता है। इलेक्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा होगा उसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो कौन सी कंपनी में करोगे? पता नहीं इनमें से कौन बनाएगा। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन, ये सभी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कंपनी के वेबसाइट पर भी मिलेगी, प्लस मनी कंट्रोल ऐप, मनी कंट्रोल ऐप, ये ऐप आप आपके मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए। ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा मारुति नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन आगे फ्यूचर क्या है? हमारा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या डिक्लेयर किया है? 2030 तक पेट्रोल गाड़ियां बंद होने वाली है। प्लस हम डेली मार्केट में, न्यूज़ पेपर में या न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी सेगमेंट में ज़्यादा प्रमोशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। प्लस हाइब्रिड हाइब्रिड गाड़ियां वो भी मार्केट में आ रहे हैं।
प्लस कल परसों की न्यूज, एक्चुअली वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, जल्द ही हाइब्रिड रेलवे उसका ट्रायल एक विद इन 1 मंथ होने वाला है, और वो रंजना मैडम नॉर्थ साइड में ही ट्रायल होने वाला है। तो अच्छा, अभी, हाँ तो अभी, ये हाँ कौन बना बताइए। कौन कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है हाइब्रिड रेलवे। ओके। ऑलरेडी चेन्नई में, आईआरसीटीसी का शेयर, फिर नहीं नहीं आया, आईआरसीटीसी का शेयर बढ़ेगा। हाँ 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 करेक्ट। लेकिन आईआरसीटीसी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कौन बढ़ेगा, डायरेक्ट कौन से शेयर बढ़ेंगे, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में है। आईआरसीटीसी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, आईआरसीटीसी सर्विस सेक्टर में है मैडम, प्राची मैडम। हेलो। हाँ सर, तो वो हाँ देखना पड़ेगा फिर कौन वो बना रहा है ऐसा। हाँ, तो चेन्नई में गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री है वहाँ ऑलरेडी एक गाड़ी बना के रेडी है, और टोटल नेक्स्ट विद इन 2 इयर्स में 35 गाड़ियाँ बना रहे हैं। फर्स्ट गाड़ी का ट्रायल ये मंथ तक चालू हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा। दुनिया के 4 ही देश बनाते हैं, चौथा हमारा देश है। ठीक है, ये डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट अगर ईवी सेगमेंट अगर देखोगे, तो उसमें आज के डेट में लीडर कौन है, टाटा मोटर्स। उसके ऑलरेडी 6 या 7 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में है। मारुति ने फर्स्ट गाड़ी लॉन्च किया है, वो भी करने वाला है, सॉरी 2025 में, दिस ईयर। महिंद्रा के 2 या 3 ही गाड़ियां हैं, और टाटा मोटर्स के और 4-5 गाड़ियां ऑलरेडी पाइपलाइन में है। हुंडई का भी फर्स्ट गाड़ी लॉन्च हुआ 2-3 महीने पहले। तो आगे का भविष्य, फ्यूचर देखोगे, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 साल तक तो मारुति और हुंडई पीछे ही रहेंगे। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा भी टाटा मोटर्स से पीछे ही रहेंगे। तो आगे का भविष्य या फ्यूचर देख के मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ में आया रंजना मैडम, क्या देखना है, कैसे देखना है, प्राची मैडम? हाँ जी। ठीक है, तो पहले 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो आपको कुछ डाउट्स या कुछ मन में सवाल है तो पूछ लीजिए। ब्रांड नेम ऑफ कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर, मार्केट शेयर। हाँ, और एक बात बताना भूल गया, टाटा मोटर्स और टेस्ला, उनका जॉइंट वेंचर होने के चांसेस है। अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू करना चाहते हैं, तो वो टाटा मोटर के साथ जॉइंट वेंचर करके चालू करने वाले हैं। करेक्ट शिवांगी मैडम? शिवांगी मैडम, हेलो? हाँ हॅलो. हाँ बोला। हाँ हाँ, म्यूट ऑन नाही झाला. येस येस, आय हॅव दॅट आयडिया. हो हाँ सर. ओके। तो आगे जाके ऐसा लग रहा है टाटा मोटर्स मल्टी बैगर हो सकता है कंपैरेटिवली मारुति, हुंडई, M&M। तो ये 5 पॉइंट में कुछ डाउट्स है क्या कीर्ति मैडम? सर कॉम्पिटिटर मतलब कैसे ये करना है, कॉम्पिटिटर के बारे में थोड़ा बताओ। कॉम्पिटिटर यानी स्पर्धक। अभी टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिटर कौन है? मारुति, करेक्ट ना?
M&M प्लस हुंडई। देखिए मैडम, मारुति भी पैसेंजर व्हीकल बनाता है, M&M भी बनाता है, हुंडई भी बनाता है, टाटा मोटर्स भी बनाता है। तो चारों यस। कंपनी कॉम्पिटिटर हो गए ना, हम्म। सेम प्रोडक्ट है ना। अभी आप यस सर। मार्केट में कार खरीदने जाओगे तो आपके पास 4-5 ऑप्शन है। मारुति की यस सर। खरीदनी है या टाटा मोटर्स की खरीदनी है, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको कॉम्पिटिटर कौन है ये मालूम होना चाहिए। सही है। ओके, और कुछ डाउट? ये मनी कंट्रोल ऐप आपने क्यों रिकमेंड किया? उसमें क्या है? जो भी अपडेटेड न्यूज़ रहते हैं कंपनी के बारे में या कुछ अनाउंसमेंट रहते हैं, बोनस ये वो, आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मनी कंट्रोल ऐप। हाँ मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो मनी कंट्रोल ऐप देखना है सर। नहीं नहीं, थोड़ा 50% करेक्ट है आपका। बस हाँ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ही देखना है ऐसा नहीं। ट्रेडिंग हाँ। पर्पस या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कुछ न्यूज ओके। रहते हैं डे टू डे, वो भी आपको देखने को हम्म। मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। बीएससी इंडिया ये कंपनी है, 24 मार्च को उनका एक अनाउंसमेंट हुआ, वो मनी कंट्रोल में डिक्लेयर हुआ। वो न्यूज ऐसा था कि 30 मार्च को बीएससी इंडिया बोनस डिक्लेयर करने वाली है, उसके लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो ये जिन लोगों ने 24 को ये न्यूज देखा, उस टाइम 4600 या 700 कुछ प्राइस था, और आज के डेट में वो 5400 हो गया 4-5 दिन में। समझ में आया कीर्ती मैडम? हाँ सर। हाँ। शुभांगी मॅडम, बीएससीनी परत दोनास एक म्हणजे एका शेअरवर 2 बोनस दिले। शुभांगी मॅडम, हो सर, ती खूपच सॉलिड न्यूज आहे. आपण उलट विकले। बापरे. हो ना. होते ते विकले, जाऊ दे, ठीक आहे. ठीक है, ओके। हम्म. और कुछ बाकी लोगों को कुछ डाउट्स है? ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सेल्स, पहला पॉइंट, सेल्स यानी टॉप लाइन, प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन। सेल्स को टॉप लाइन भी कहते हैं और प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी कहते हैं। मुझे बताइए, सेल्स को टॉप लाइन और प्रॉफिट को बॉटम लाइन क्यों कहते हैं? कुछ मालूम है आपको? प्राची मैडम, रंजना मैडम? नहीं सर, कीर्ति मैडम? मुझे नहीं पता। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि प्रॉफिट सारा प्लस माइनस करके जो होता है, तो शायद इसलिए वो नीचे होता है, इसलिए। नहीं, अच्छा। जो भी हमारा बैलेंस शीट होता है, मान लीजिए 2 पेज का बैलेंस शीट है, तो सबसे पहले टॉप पे सेल्स के फिगर रहते हैं और बॉटम में नेट प्रॉफिट के फिगर्स रहते हैं। इसीलिए सेल्स को टॉप लाइन, नेट नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन कहते हैं। क्लियर है? ओके। हाँ जी। हाँ, तो अभी सेल्स यानी कंपनी का सेल्स, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का सेल्स क्वार्टरली या ईयरली बढ़ते रहना चाहिए। वही प्रॉफिट भी, वो भी क्वार्टरली या ईयरली बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आया दोनों पॉइंट?
हाँ जी। ओके, कीर्ति मैडम, हाँ सर। कुछ भी डाउट हो रहने दो, आप कन्नड़ में भी पूछा तो भी चलेगा, नो इशू, मैं वो जवाब दे दूंगा। तो मन में डाउट मत रखिए, ठीक है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, हाँ। ओके, टॉप लाइन। थर्ड, हाँ, थर्ड नंबर, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, यानी कि एक एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल नेक्सॉन बनाती है, नेक्सॉन। और आज के डेट में नेक्सॉन आई थिंक 16 लाख कुछ प्राइस है। तो 16 लाख में एक गाड़ी आप बेचते हो, तो 16 लाख बेचने के बाद उन्हें 16 लाख कंप्लीट प्रॉफिट होने वाला है क्या? नहीं। उनके कुछ खर्चे हैं। क्या क्या खर्चे हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल यानी क्या? गाड़ी के पार्ट्स, डीजल इंजन, सॉरी, बैटरी, सीट्स, हैंडल या बोनेट, कांच, टायर्स, साइड कवर, ये सभी पार्ट्स जो है असेंबल करने के बाद गाड़ी बनती है। तो ये जो पार्ट्स है उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। तो वो बनाने के लिए कंपनी को कुछ खर्चे आते हैं। नेक्स्ट, कंपनी में मशीनरी है, वो मशीनरी लेने के लिए कंपनी कुछ पैसे खर्च करती है। नेक्स्ट, कंपनी के एम्प्लॉय, उनकी सैलरी, ये मशीन्स चलाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी देने के लिए कंपनी के खर्चे होते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्लस कैंटीन फैसिलिटी। जो भी कंपनी खर्चे करती है वो हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। मान लीजिए कंपनी का खर्चा हो गया 15 लाख, तो 1 लाख, बैलेंस 1 लाख जो है वो क्या हो गया? वो क्या है? 16 लाख प्रॉफिट। प्रॉफिट, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्राची मैडम, रंजना मैडम, कीर्ति मैडम, क्या हो गया, आज मूड नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये अलग अलग सेक्टर है ना। मैंने कभी ये ग्रॉस और नेट और प्रॉफिट और लॉस ये कभी वही। देखा नहीं। तो देखिए कंपनी को खर्चा कितना आ गया? कंपनी को खर्चा कितना आ गया? 15 लाख। एक गाड़ी बनाने के लिए 15 लाख खर्चा आया। 15 लाख का, अच्छा। 15 लाख का बाइफर्केशन क्या क्या है? एम्प्लॉइज सैलरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मार्केटिंग यानी हम्म। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्लस और जो भी है खर्चे, वो सब कंसीडर करेंगे तो 15 लाख रुपया खर्चा होता है फॉर 1 गाड़ी। और वो बेचते कितने को? 16 लाख। तो उनको प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। लेकिन जो 1 लाख प्रॉफिट है वो हम उसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे।
प्रॉफिट यानी क्या? ये ग्रॉस प्रॉफिट में गवर्नमेंट के टैक्सेस जो भी है, जीएसटी, इनकम टैक्स या जो भी है टैक्सेस गवर्नमेंट की, वो मान लीजिए 40,000 चला गया, तो जो 60,000 बचता है, 60,000, वो हो गया नेट प्रॉफिट। समझ में आया प्रमोद जी? हो सर, माहिती आहे. कीर्ति मैडम, यस सर, यस सर। प्राची मैडम, आया हाँ आया सर। सर। रंजना मैडम, हाँ जी, आया। ओके। तो अभी हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये तीनों पॉइंट में कुछ डाउट्स है क्या? ठीक है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, डेप्थ। डेप्थ यानी कर्जा। कंपनी डे टू डे वर्क के लिए या कुछ मशीनरी के लिए या कुछ लैंड खरीदने के लिए, कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए कर्जा लेती है। तो कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है उसे डेप्थ कहते हैं। समझ में आया? हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी में जीरो डेप्थ कंपनी होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट क्लियर? हाँ जी। क्लियर सर. ओके। तो नेक्स्ट, रिलायंस तो वैसे डेट में है ना, रिलायंस तो डेट में है, फिर भी हम करते हैं ना लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट। अनिल अंबानी का रिलायंस का क्या हो गया बताइए? बंद हो गया, मतलब ये काइंड प्राची की एक्स कंपनी है ना, तो इसलिए प्राची इमोशनली अटैच्ड है रिलायंस के ऐसा साथ। कुछ नहीं। मैं अनिल अंबानी में कभी भी नहीं थी। है तो रिलायंस ही। हाँ तो हम लोग मुकेश अंबानी में थे। मैडम कैसा है, रिलायंस में कुछ तो 1.7 लाख करोड़ कर्जा है। अभी सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बताइए, अभी निगेटिव फैक्टर बताता हूं। सभी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, करेक्ट? उसका इम्पैक्ट अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल का खपत कम हो गई तो डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको होगा? रिलायंस। आज रिलायंस अगर 100 रुपया कमाता है तो ओनली 45 रुपीज पेट्रोकेमिकल से, यानी क्रूड ऑयल का जो बिजनेस है उनका कोर बिजनेस, उससे आता है। 2015 से पहले कोर बिजनेस से 65 से 70 रुपीज प्रॉफिट कोर बिजनेस से आता था। समझ में आ रहा है मैडम, प्राची मैडम, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, मतलब वो कहाँ से उसका जनरेशन हो रहा है वो भी देखना है ना। कोर बिजनेस जो है उसका ग्रोथ में जो 2015 से पहले हर साल 8 से 10% था ग्रोथ। 2015 के बाद वो ऐसा स्टैग्नेंट हो गया है। कंपनी का शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है तो ही बढ़ेगा ना।
तो मेन कोर बिजनेस उनका अभी कुछ वर्कआउट या स्टेबल हो गया है, वर्कआउट नहीं बोलेंगे हम, स्टेबल हो गया, उसमें ग्रोथ अभी नहीं दिख रहा है, नंबर वन। नंबर टू, 2015 के बाद ही उन्होंने जियो लॉन्च किया। जियो को 2 साल में उन्होंने नंबर वन बनाया, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। लेकिन एयरटेल ने जोरदार टक्कर देके आज वो भी कॉम्पिटिटर बन गया है। नेक्स्ट, स्टारलिंक, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, उसकी कंपनी। स्टारलिंक को भी इंडिया में परमिशन मिलने वाला है, ऐसा बोल रहे, अभी तक मिला नहीं परमिशन। अगर वो हो गया तो वो भी एक कॉम्पिटिटर हो गया। तो रिलायंस जियो जो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रहा था वो भी अभी स्टैग्नेंट हो गया। नेक्स्ट, रिलायंस रिटेल, वो भी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। वो हर महीने 100, 150, हर महीने नहीं, हर क्वार्टर में नए स्टोर ओपन कर रहे थे। और उसी तरह जितने नए ओपन हो रहे वैसे क्लोज भी हो रहे, तो वहां भी बहुत टफ कंपटीशन है। और इस केस में 1,76,000 करोड़ उनके ऊपर कर्जा है। वो कुछ भी करके मैनेज करेंगे, वो नो डाउट मुकेश अंबानी है, फिर भी 1% डेंजरस, ये सिचुएशन डेंजरस है क्या नहीं मैडम, बताइए प्राची मैडम। प्राची मैडम प्राची से नहीं बोला जाएगा, डेंजरस है ये। क्या सर, सॉरी। तो आप बताइए, रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे क्या रंजना मैडम? मैं तो नहीं करूंगी, मुझे तो पता है चोर कंपनी है। कीर्ति मैडम आप करोगे क्या? नहीं सर, हाँ। शादी होने के पहले 50 रुपए बढ़ा के शादी किया ना उन्होंने। मेरी तो पहली कंपनी है सर, ये जो मुंबई का ब्रिज हुआ ना, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। वो जो बड़ा ब्रिज अच्छा। नहीं बना अभी नया, अटल क्या ब्रिज है वो, तो मैं प्राची तो तो करूंगी अटल। बस। प्राची करेगी बस। नहीं, मैं कैसा तो है मैडम, करूंगी। नहीं मैं आपको बताऊंगा मैडम क्या है। हम इन्वेस्टर हैं, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, पहले आप इन्वेस्टर थे, अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रोफेशनल इन्वेस्टर होने वाले हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी भी किसी कंपनी में इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो कंपनी के प्रमोटर्स, प्राची मैडम आपको पैसे नहीं देने वाले, करेक्ट? हाँ, बराबर है सर। हाँ, तो देखिए मतलब चॉइस आपकी है, क्योंकि अभी नहीं पिछले हम लोग मजाक कर रहे हैं वैसे, मतलब 7-8 महीने से आई थिंक 3000 से वो कंपनी एक साल में 1200 या 1300 रुपए तक नीचे आ गया है। तो ऑलमोस्ट ऑल 100%, 50% डाउन हो गया है। उसके रीजंस मैंने आपको जो बताए वही रीजंस है, ठीक है। नेक्स्ट, शादी में खर्चा ज्यादा हो गया ना, इसलिए वो नीचे आ गया। नहीं नहीं मैडम, बाकी रीजंस है ना, उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। जो तीनों सेक्टर मैंने बताए वो तीनों एक लेवल पे आके रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए। कोर बिजनेस यानी पेट्रोकेमिकल, जियो और रिटेल।
ओके, लास्ट पॉइंट। रेपुटेशन भी तो होती होगी। रंजना मैडम शादी उन्होंने खुद से नहीं किया, हमारे से ही लिया उन्होंने। वो तो हर कोई मैडम करेगा शादी ना। का पैसा उन्होंने एक ही महीने में कवर कर लिया। नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। उन्होंने रेट बढ़ाने के बाद नेक्स्ट मंथ में 1 करोड़ उनके जो कस्टमर थे वो छोड़ के चले गए, हाँ, तो उनका लॉस ही हो गया है वही ना रेट सर। बढ़ाने के बाद। ओके। हाँ, तो क्या होता है वो सोशल मीडिया पे आते न्यूज हम सच मान लेते हैं, वैसा नहीं है। हम्म। ओके, लास्ट पॉइंट फर्स्ट पार्ट का, शेयर प्लेजिंग। प्लेजिंग यानी क्या, आपको मालूम है किसी को? हाँ सर, पता है मुझे। हाँ, वो बताइए। सर ये मतलब जो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट हो, मतलब इंट्राडे नहीं, इन्वेस्टमेंट, हम्म। तो आपका सपोज आपके पास 10,000 रुपए के शेयर्स होंगे जो आपको हम्म। बेचने नहीं है, आपने बस इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है। तो हम्म। उसकी वैल्यू के बेसिस पे आप उसमें से बेस्ड ऑन कौन सी कंपनी का आपका अकाउंट है, आप या तो पूरा प्लेज कर सकते हो और वो आपको मार्जिन मनी देता है उन प्लेज्ड अमाउंट में से, जिससे यानी आप कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, यानी कि आपके शेयर्स जो इन्वेस्टेड शेयर्स है वो आप कंपनी के पास प्लेज करेंगे, सॉरी बैंक के पास प्लेज करेंगे, करेक्ट? हाँ, मतलब गिरवी रखेंगे बेसिकली। यस। वैसे ही प्रमोटर्स उसके शेयर्स अगर बैंक में प्लेज करके रखे हुए हैं, तो उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। समझ में आया? मतलब सर ये नहीं समझा। अभी बताइए, जो भी लिस्टेड कंपनी रहेगी, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, बराबर। टोटल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है। बराबर। उसमें से 60% प्रमोटर के पास है, हाँ, और हाँ। 40% पब्लिक के पास है। हाँ। अगर प्रमोटर्स के ये 60% जो शेयर्स है वो बैंक में उसने प्लेज करके पैसा उठाया रहेगा, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना धोखा है या डेंजरस है। अच्छा, तो सर ऐसे पता लगता है क्या? तो कैसे पता चल जाता है? मनी कंट्रोल, हाँ। मनी कंट्रोल या अच्छा। कंपनी के वेबसाइट पे। समझ लगा? ओके ओके। हाँ, समझ गई। समजलं सर। रंजना मैडम, हाँ रंजना मैडम। हाँ जी। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसमें कुछ आपको डाउट्स है या नए कुछ सवाल है तो पूछिए। हेलो, कुछ डाउट्स है क्या? नहीं सर, इसमें नहीं है। ओके। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। रंजना मैडम, फेस वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया है? फेस वैल्यू तो मॉडल की होती है ना, नहीं हीरोइनों की होती नहीं 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 नहीं। ओके, ठीक है। बाकी प्राची मैडम आपको मालूम है? कीर्ति मैडम? नहीं सर। ओके, पहिले मी मराठी में बोलता हूँ. आपण 6वीला का 7वीला गणितामध्ये एक विषय होता, एक टॉपिक होता, शेअर्स भागीदारी म्हणून.
त्यामध्ये शेअर्स बद्दल दर्शनी किंमत हा शब्द ऐकलाय का प्राची मॅडम, आठवतोय का? नाही सर. तो विसरले का? ओके. फेस नाही. फेस वैल्यू यानी कंपनी का बेस, शेयर का बेसिक वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये 3 कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा मोटर्स और टीसीएस। रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस कितना है? 1300। टाटा मोटर्स का 650, टीसीएस का 3700। लेकिन पेपर वैल्यू, बेसिक वैल्यू शेयर का, उसे कहते हैं फेस वैल्यू, मूल कीमत, दर्शनी कीमत। फेस वैल्यू कितना है? रिलायंस का 10 रुपया, टाटा मोटर्स का 1 रुपया, टीसीएस का 1 रुपया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिलायंस का एक शेयर अगर परचेस करेंगे 10 रुपए वाला, तो वो 1300 रुपीज दे के हम बाय कर रहे हैं। वही टाटा मोटर्स का 1 रुपए का शेयर 650 रुपीज में खरीदी कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। टीसीएस का तो 1 रुपए का शेयर 3700 में ले रहे हैं। और एमआरएफ कंपनी मालूम है? हाँ सर. एमआरएफ कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना है मालूम है? बताइए। 1,50,000 तक है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपया। फेस वैल्यू यानी क्या, समझ में आया मैडम? रंजना मैडम, इसका मतलब क्या ये है कि जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तब उसका ये रेट था, करेक्ट करेक्ट उसके बाद ये ग्रो करके अभी इतना हो गया है? करेक्ट। ओके ओके. ठीक है प्राची मैडम, समझ लो। कीर्ति मैडम, हाँ. हाँ सर. क्या कंपनी का पहला ये वैल्यू था ये ना, ये हाँ प्राइस। मैंने, करेक्ट, मैंने आईपीओ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सिखा रहा था, तब मैंने बताया था आपको, जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसके पहले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो उनका फेस वैल्यू 10 रुपया रहता है। वो आगे जाके भी वो एग्जांपल देने वाला हूँ मैं। तो बेसिक वैल्यू, पेपर वैल्यू, ऑन पेपर कितना वैल्यू है उसका, वो मैं, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है। सर ये मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम जब कुरियर में सामान भेजते हैं तो हम एक अमाउंट डालते हैं, और वो जरूरी नहीं है उसका वैल्यू से ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, वैसा टाइप्स? नहीं नहीं, क्योंकि वैसा नहीं, ऐसा, आपने गलत एग्जांपल दिया। तो फिर फेस वैल्यू का यूज क्या है? आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है, ओके, तो आपको आपके नाम पे, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए डाल दिया कंपनी स्टार्ट करने के लिए। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना है, तो कंपनी फॉर्मेशन हो गया, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम से प्रिंट करवाने होंगे। तो 10 रुपए फेस वैल्यू रख के आप 10 लाख रुपए कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 1 लाख, करेक्ट प्राची मैडम? हाँ.
आपके नाम पे 1 लाख शेयर्स प्रिंट करके रखना पड़ेगा। वो हो गया आपका कैपिटल। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपीज, तो 10 रुपया फेस वैल्यू हो गया। अभी आपकी कंपनी 5 साल हो गए कंप्लीट और आप प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है। हर साल आपका प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है। अभी आपका 5वें साल प्रॉफिट हुआ 10 करोड़, एक एग्जांपल, और अभी आपको बड़ा ऑर्डर मिल गया, आपको और पैसा चाहिए। आपने सोचा कि शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में। तब आप शेयर्स, जो आपका 100% होल्डिंग है, 1 लाख शेयर्स आपके नाम पे है, उसमें से 40,000 आप पब्लिक को देने वाले हैं, तो आप 10 रुपए को देंगे या ज्यादा कीमत पे दोगे? कम कीमत पे 10 रुपए। कैसे मैडम, अभी वैल्यूएशन बढ़ नहीं गया सॉरी, ना। ज्यादा 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 पैसे पे, सॉरी ज्यादा जब पे। आपने कंपनी इनिशियली स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, तब फेस वैल्यू 10 रुपए था। अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हाँ 10 ज्यादा करोड़ ज्यादा। 10 करोड़ प्रॉफिट बना रहे। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, वही कंपनी आपको बेचना है, आप 10 लाख में बेचोगे या 10 करोड़ में बेचोगे? 10 करोड़। क्यों? क्योंकि मैंने वो कंपनी को, उससे मुझे फायदा करना है, इसीलिए। फायदा नहीं, आपने बढ़ाया है कंपनी। जब शुरू किया था आपके कंपनी में एक ही मशीन था, एक ही एम्प्लॉय था। धीरे धीरे कंपनी आपने एक्सपांड किया, बढ़ाया, एक मशीन से 10 मशीन बनाया, एम्प्लॉय 50 हो गए, प्रॉफिट 10 करोड़ तक आ गए आप 5 साल में। तो इतना बड़ा प्रॉफिट वाली कंपनी आप 10 करोड़ में तो बेचना चाहिए, आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए आपको भी, जो आपने 10 बराबर। लाख इन्वेस्ट किए। वैसे ही जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसका वैल्यूएशन 10 रुपए नहीं रहता, वो बढ़ा के, मैंने आपको याद है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट का वैल्यूएशन और प्रोजेक्शन रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट सीए से तैयार करके सेबी को अप्रूवल के लिए देना पड़ता है, ये बताया था, याद है? हाँ सर। हाँ, तो वैल्यूएशन बढ़ गया। वैसे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद डिमांड, सप्लाई और प्रॉफिट बढ़ते गया, तो शेयर का प्राइस भी बढ़ते गया। समझ में आ गया समझ। हाँ सर। रंजना मैडम? हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी आया। कीर्ति यस मैडम? सर, यस सर, कीर्ति, हाँ, यस सर। ओके। अभी इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स, अभी जो एग्जांपल दिया, प्राची मैडम की कंपनी है, 10 लाख रुपए कैपिटल डाला है, कैपिटल, तो 1 लाख शेयर से हाँ, 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके। उसमें से 60% प्राची मैडम के पास है और 40% पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास 40,000 शेयर्स है, प्राची मैडम के पास 60,000 शेयर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं? 1 लाख, 60 प्लस 40, 1 लाख। ये हो गया इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आया पॉइंट? नंबर ऑफ शेयर्स, ओके सर। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। प्राची मैडम? हाँ सर। रंजना मैडम? आया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट क्या। अभी मान लीजिए प्राची मैडम का कंपनी का
स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है, शेयर का प्राइस 544 है। तो मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी करंट मार्केट प्राइस 544 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, तो कितना अमाउंट आता है, वो हो गया मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी क्या, समझ में आया? मतलब अगर हम इस कंपनी को बेचने जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। प्राची मॅडम लक्षात आलं? सर करंट मार्केट सर। प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट। प्राची मैडम की कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मैडम? कीर्ति मैडम? 60। मैडम टोटल 60 ये प्लस 40 हाँ ना, हाँ हाँ सर। 1 लाख इंटू 544। ओके सर। उसमें से प्राची मैडम के 60% है और पब्लिक के 40% है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके। ओके। जितना ज्यादा मार्केट कैप उतना वो कंपनी बड़ी। आज के डेट में आई थिंक HDFC बैंक मार्केट कैप वाइज हमारे भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 2 TCS, नंबर 3 रिलायंस। क्लियर है? हाँ जी। ओके। नेक्स्ट, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? कीर्ति मैडम, प्रमोद जी? सर रिझर्व्ह फंड म्हणजे आपण फंड्स त्याच्यासाठी ठेवतो ऍडव्हान्स मध्ये. नाही. गंगाजळी हा शब्द ऐकलाय का मराठीत? हो ऐकलंय. कुठं ऐकलाय? हम्म. कुठं ऐकलाय? हे RSS मध्ये संघामध्ये आमच्या. नाही. गणपतीचं मंडळ असतं बघा, त्यांचा हो अहवाल तेच येतो. मंडळ किंवा कुठलंही एखादं हे असतं ना संघटना, आपण त्यांच्याकडे गंगाजळी म्हणून असतं. मंडळाचं उदाहरण घेऊ. बरं, त्या हो. गंगाजळीचा अर्थ काय? त्या गंगाजळीचा अर्थ काय? संघटना वाढवण्यासाठी किंवा कशासाठी पण एक पैसा तिथे जमून ठेवलेला असतो तो. आणि गणपती मंडळाच्या अहवालामध्ये हो सगळ्यात शेवटी गंगाजळी म्हणून लिहितात आणि अमाऊंट लिहितात. त्याचा अर्थ काय? बरोबर. त्याचा तो अर्थ काय? बॅलन्स असतो तो. परफेक्ट. फर्स्ट टाइम मला हे करेक्ट आन्सर मिळालेलं आहे. फक्त आता मी ते हो. टेक्निकल वर्ड्स मध्ये मी समजून सांगतो. हो चालेल. हाँ, अभी मान लीजिए प्राची मैडम की कंपनी 2025 में स्टार्ट हुई, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। फर्स्ट ईयर उनको 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। हाँ, टू 2026 में प्रॉफिट हुआ 2 करोड़। तो 26 में रिजर्व फंड जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट रहेगा वो हो गया नेक्स्ट ईयर रिजर्व फंड। अभी 27 में उनको प्रॉफिट हुआ 3 करोड़। तो उनका रिजर्व फंड ये 1 करोड़
ये 2 करोड़, टोटल हो गया 3 करोड़। ये जो रिजर्व फंड का अमाउंट रहता है वो बैलेंस शीट में उनको रिजर्व कितना है वो दिखाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, वो बिजनेस साइकिल में वो पैसे यूज कर सकते हैं। नंबर 3, रिजर्व फंड में जितना भी अमाउंट रहेगा उस पे जो भी शेयर होल्डर्स है उनका अधिकार रहेगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? करो डिस्कस, बताइए। तो अभी जो मेरा पिछली साल का जो नेट प्रॉफिट है वो मैं इस साल दिखाऊंगी अपना रिजर्व। करेक्ट। तो लेकिन अगर मैंने उसमें से कुछ यूज किया होगा तो? यूज कहाँ करेंगे, बिजनेस में ही करोगे ना। हाँ, बिजनेस में करेंगे ना, तो वो नेट कर प्रॉफिट में तो सकते नहीं? हैं। ये तो वो नेट रिजर्व फंड ऑन पेपर रहता है। ओ अच्छा, वो सिर्फ लिखने के लिए है। करेक्ट। लेकिन जब भी आपको कंपनी डूबने डूबने आ गई तो वो रिजर्व फंड जो अमाउंट है वो सब अमाउंट शेयर होल्डर्स को उनका जो भी परसेंटेज है होल्डिंग का उसके हिसाब से देना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिजर्व फंड उस उतना उसका मार्केट में दबदबा रहता है और शेयर का प्राइस बढ़ते ही रहता है। अच्छा, वो दिखाने के लिए है कि ये कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इतना इसका नेट प्रॉफिट हो रहा है। करेक्ट। प्रॉफिट होने के बाद ही रिजर्व फंड बढ़ने वाला है ना मैडम। लेकिन वो प्रैक्टिकली वो एज रिजर्व फंड नहीं है, वो हम उसको उस बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना मैडम, कर सकते हैं। बिजनेस में अगर दोबारा वही पैसा यूज करेंगे तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट और बढ़ेगा ना। और अगर लॉस हो गया तो फिर नेट प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। हाँ, डाउन हो जाएगा, रिजर्व फंड भी माइनस होगा। ओके। तो हमें क्या देखना है, जिसका रिजर्व फंड अच्छा है, बढ़िया है और कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिसका रिजर्व फंड माइनस में है उस कंपनी में न बाय बाय टाटा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन ये हमारा रिजर्व फंड हम देख रहे हैं और दूसरा हमने नेट प्रॉफिट भी देखा एक जगह पे, हाँ। तो ये दोनों एक ही चीज हो गई क्या? नहीं मैडम, नेट प्रॉफिट जो है वो करंट ईयर का या करंट क्वार्टर का रहता है। रिजर्व अच्छा, बस फंड वही। जो रहता है पूरे पिछले 10 साल हो या 5 साल की जो कंपनी का कुंडली है ओ यस यस, हाँ हाँ, ठीक है, पूरा समझे। प्लस प्लस होते रहता है ना, वो वो ओके, हाँ, वो कंपाउंड होता रहता है। ऐड होते रहता है। हाँ जी। प्राची मैडम, हाँ सर। समझ लगा? हाँ सर, थोड़ा सा समझा। मतलब रिजर्व इज लाइक प्रॉफिट कमाया और उसको मतलब दिखाने के लिए यूज किया, मतलब कमाया भी और उसको दिखाया भी। नाही मॅडम, इस या वर्षीचा प्रॉफिट पुढच्या वर्षी तुम्ही कुठे दाखवणार बिझनेस मध्ये? प्रॉफिट मध्ये। प्रॉफिट नाही ना, पुढच्या वर्षी तो रिझर्व्ह फंड मध्ये जाणार ना। पुढच्या वर्षी नवीन प्रॉफिट जनरेट होणार आहे ना तुमच्या कंपनीचा। बरोबर। हर साल नया प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, तो पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो एक साइड में रख देंगे, उसे रिजर्व फंड कहेंगे ऑन पेपर। आप वो बिजनेस में यूज करेंगे या कर सकते हैं। बराबर। हाँ। कीर्ति मैडम, हाँ सर, समझ में आया पॉइंट? समझ गए। हाँ हाँ हाँ, समझ। प्रमोद जी, समजलं सर। तो 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। कल ये थर्ड
और फोर्थ, ये दोनों पॉइंट कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है बस, ठीक है। तो आज हम यही रुकेंगे। बाय। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर।